अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और शॉर्ट स्टोरी जो कि एलिस वॉकर ने लिखी है और वो है एवरीडे यूज़, उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं कि हम इस स्टोरी के रिगार्डिंग किस किस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम राइटर्स की बायोग्राफी को थोड़ा सा देखेंगे कि जिस राइटर ने इसको लिखा है उसके क्या नज़रियात रहे हैं, इस तरह की उनकी लाइफ रही। राइटर्स की जो लाइफ होती है फिर वही चीज़ें हम उनके वर्क्स में भी एक्सप्लोर करते हैं। देन हम टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर हम बैकग्राउंड देखेंगे इस स्टोरी का, वक्त क्या हालात चल रहे थे। फिर हम इस शॉर्ट स्टोरी के फिक्शनल कैरेक्टर्स को देखेंगे जिनके ज़रिए स्टोरी को नरेट किया गया है। फिर हम क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे इस शॉर्ट स्टोरी की विद कोटेशंस, ताकि आप इस स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ भी मिस ना करें। फिर हम इस स्टोरी के मेजर थीम्स को देखेंगे। फिर हम इस शॉर्ट स्टोरी का सेंट्रल कन्फ्लिक्ट कह लें, सेंट्रल मैसेज कह लें, डैट इज़ हेरिटेज समथिंग वी शो ऑफ और लिव एवरी डे। यही मेन थीम रहा है, यही मेन पॉइंट रहा है इस स्टोरी का, जो कि हम जब इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर जब हम उसको मज़ीद समरी में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस स्टोरी क्लियर फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ हमें भी फ़ायदा हो। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। एलिस मेल्सीनिया वॉकर was born on February 9, 1944 in Georgia, USA. He is an African American author and poet. अफ्रीकन अमेरिकन कौन से लोग हैं कि जो कि ब्लैक अफ्रीकन के डेस्टेंट होते हैं, यानी कि उन्हीं की नस्ल से आ रहे होते हैं और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेशन के दौरान आए होते हैं, स्लेव ट्रेड के दौरान। फिर आगे उनकी नस्लें जो सी हैं वो चली हैं, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते हैं। शी हैज़ रिटन एट लेंथ ऑन इशूज़ ऑफ रेस एंड जेंडर। जो चीज़ यानी कि उन्होंने फेस की उस चीज़ को उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू बार बार प्रोमिनेंट किया। एलिस वॉकर्स फादर वाज ए फार्मर एंड मदर वाज ए हाउसमेड, यानी कि लोअर तबके से ताल्लुक़ रखती थी। दे फेस्ड अ लॉट ऑफ रेसिज्म। लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू टेल हर पेरेंट्स दैट blacks had no need for education. However, the parents made sure that Alice Walker had the best education. तो उन्होंने कोशिश की and Alice Walker started writing very privately since she was 8 years old. She is most famous for the critically appreciated novel The Color Purple, जो कि पुलित्ज़र प्राइज विनर नोवेल है, and she has a great role in civil rights movement. And Walker also joined the Freedom Flotilla to Gaza for the people of Palestine, क्योंकि she raised her voice for the sufferings of Palestinian. और इनके नोवेल जो से होते हैं वो ब्लैक वुमेन की सफरिंग के साथ भी कंसर्न होते हैं, कि जो जिनमें स्ट्रगल दिखाई होती है उनकी फ्रीडम के लिए, उनके रिलीजन के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए एंड सर्वाइवल के लिए इन दैट रेसिस्ट सोसाइटी. In 1952, Alice Walker was accidentally wounded in the right eye by a shot from a BB gun fired by one of her brother and was permanently blinded in that eye. गलती से जब वो गन से शॉट हो गया तो फिर वक्त पर हॉस्पिटल को नहीं ले जा सके ड्यू टू पॉवर्टी, और फिर वो परमानेंटली उस आंख से वो उनकी बिनाई चली गई. एंड एलिस वॉकर इज आल्सो नोन फॉर कॉइनिंग द टर्म वुमेनिस्ट. टाइटल सिग्निफिकेंसेस शॉर्ट स्टोरी का डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे टाइटल सिग्निफिकेंस से पहले की फैक्ट्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं. एवरीडे यूज वाज पब्लिश्ड in 1973 in Harper's Magazine and as a part of the collection In Love and Trouble, Stories of Black Women. ये इस कलेक्शन में भी पब्लिश हुआ. जो उस टाइम लिटरेरी पीरियड था वो था कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, और जॉनर इसका हमें पता है कि वो शॉर्ट स्टोरी है. तो हम टाइटल सिग्निफिकेंस स्टार्ट करते हैं. द टाइटल एवरीडे यूज हाईलाइट्स द स्टोरीज सेंट्रल मैसेज अबाउट रियल हेरिटेज थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन दी एंड मैगी. ये स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, इसको हम कैरेक्टर एनालिसिस में समझेंगे. वॉकर एक्सप्लेन two different views of heritage through these characters. जो these ideas of heritage है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न surface level understanding of culture को. She believes that heritage lies in preserving family old objects, कि जैसे कुछ समझती हैं कि जो फैमिली की चीज़ें हैं उसको हम सेव करके बचा कर रखेंगे तो यही उस ट्रेडिशन को वैल्यू देना है, यही सिंबल ऑफ आइडेंटिटी बनेगा. इसीलिए वो चाहती हैं, दैट इज़ वाई शी वांट्स द क्विल्ट्स, चर्न टॉप एंड बटर डिश फॉर डेकोरेशन. ये चीज़ें दी के नज़दीक वैल्यू हासिल करती हैं जब इनको आर्टिस्टिकली प्रेजेंट किया जाए. Today, these items gain value when they are displayed artistically, showing off our awareness of African roots and history. These ideas of heritage is shown through her desire to collect and display family objects rather than use them in daily life. While Maggie and Mama value them for their practical use and emotional connection to their ancestors. क्यों कहते हैं कि जब हम इसको प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, इससे काम लेंगे, इसे मज़ीद हम इसको ब्रोई कार्ड लाएंगे तो तभी इसके साथ हम कनेक्ट रह पाएंगे.
Maggie lives the family traditions naturally through everyday use. By giving the quilts to Maggie, Walker clearly shows that these idea of heritage is incomplete. लास्ट में हम देखते हैं कि जो चीज़ें दी लेने पर इंसिस्ट करती हैं वो चीज़ें एंड में मैगी को मिल जाती हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वॉकर जो है वो इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं डैट रियल हेरिटेज इज लिव्ड एवरीडे नॉट शोन ऑफ। अब हम बैकग्राउंड देख लेते हैं स्टोरी का। एवरीडे यूज वाज पब्लिश्ड इन 1973 ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जब अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाई जाने लगी यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि 1960s 1970s इस टाइम में था, तो उस दौरान ये स्टोरी पब्लिश हुई। एट दैट टाइम मैनी अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद देयर अफ्रीकन रूट्स, अडॉप्ट अफ्रीकन नेम्स एंड शो प्राइड इन देयर कल्चर। और ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में दी के थ्रू देखते हैं। वो चाहती हैं कि वो इन चीज़ों को प्रिजर्व करके अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपने नेम को वो चेंज करके रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी के थ्रू दिखाया गया है। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स ऑफ रूरल ब्लैक फैमिलीज थ्रू वन फैमिली हैज़ बीन शोन, कि जो वो ब्लैक फैमिली फाइनेंशियली जिस क्राइसिस से गुजर रही थी वो दिखाया गया है। द स्टोरी इज सेट इन द रूरल अमेरिकन साउथ वेयर पुअर ब्लैक फैमिलीज वर स्टिल फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जो हमारी राइटर हैं वॉकर हरसेल्फ बिलोंग टू पुअर अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली, जो कि हम बायोग्राफी में देख चुकी हैं, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। सो शी राइट्स रियलिस्टिकली अबाउट पॉवर्टी, फैमिली लाइफ एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। तो अब बात कर लेते हैं हम स्टोरी के कैरेक्टर्स की। इस स्टोरी के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। शुरुआत हम मामा के कैरेक्टर से करते हैं, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है और इस स्टोरी की नरेटर भी हैं। लेकिन ये पुअर और अनएजुकेटेड हैं और वर्किंग लेडी हैं जिनके हाथ काम करने से रफ हो चुके हैं। इसको बिग बोन्ड वुमेन कहा गया है स्टोरी में। मामा के थ्रू हेरिटेज का एक स्ट्रॉन्ग व्यू बताया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दी, जो कि मामा की बड़ी बेटी है। प्रोग्रेस इन स्टोरी वो अपना नाम चेंज कर देती है। इसके जरिए वो अपनी लिंकेज शो करती है अफ्रीकन रूट्स के साथ। ये एजुकेटेड है और इनफ कॉन्फिडेंट भी है, यानी कि अपने डिजायर्स के आगे लेट डाउन करने वाली नहीं है। और दी का हेरिटेज को लेकर मामा से ऑपोजिट व्यू है। कैसे है वो जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैगी, जो कि मामा की छोटी बेटी है और वो इन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन ये लो कॉन्फिडेंट है और इसकी बॉडी पर स्कार्स बने हुए हैं, यानी कि जलने के निशानात बने हुए हैं, जो कि घर में जलने की वजह से हो गए थे, जो इसके कॉन्फिडेंस को मजीद लो करता है। लेकिन ये गुड हार्टेड है और मैगी अपनी बहन की तरह ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हकीमा बार्बर का। ये दी का बॉयफ्रेंड है, यानी कि ये उसके साथ पार्टनर है। जब दी वापस अपने घर वालों के साथ मिलने आती है तो ये भी उसके साथ आता है। ये ब्लैक मुस्लिम है और जब ये मिलता है मामा और मैगी से तो ये अस्सलाम वालेकुम कहता है। और स्टोरी में इसको मामा अस्सलाम वालेकुम कहकर बुलाती है। उन्हें लगता है कि इसका नाम यही है, लेकिन फिर बाद में उन्हें बताता है कि मेरा नाम हकीमा बार्बर है। ये मामा और मैगी को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी एनोइंग हरकतें कर जाता है, यानी कि ये उनकी फैमिली के लिविंग स्टाइल के साथ फिट नहीं हो पा रहा होता। तो ये हो गया हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स। तो इस शॉर्ट स्टोरी के क्रिटिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। वॉकर यूजेस एवरीडे यूज टू एक्सप्लोर डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ब्लैक अमेरिकन कल्चर एंड हेरिटेज। ये इसकी कोटेशन नहीं है, लेकिन एनालिसिस के स्टार्टिंग लाइंस में हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसकी नरेटर हैं इसी स्टोरी के अंदर के कैरेक्टर मिसेस जॉनसन, जो कि हमने कैरेक्टर में डिस्क्राइब किया है, जो कि दी और मैगी की मदर हैं और वही इस स्टोरी की नरेटर हैं। मिसेस जॉनसन जो कि एक लार्ज अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, जैसे कि स्टोरी में ही बयान किया गया है, और दी और मैगी उसकी बेटियां हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बयान किया कि दी जॉन सी है वो कॉन्फिडेंट है और मैगी इनफ कॉन्फिडेंट नहीं है। और फिर कलर में भी थोड़ा आ जाता है। इस स्टोरी के अंदर जो लाइंस बयान की गई हैं वो ऐसे हैं, दी इज़ लाइटर देन मैगी, यानी कि कलर के लिहाज से। और जो सी मैगी होती है उसके ज़्यादातर व्यूज़ अपनी मदर से रिलेट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो उनकी तरह सेंसिबल सी होती हैं और ट्रेडिशनल जो सी उनकी व्यूज़ होते हैं अपनी मदर की तरह ही होते हैं। जबकि दी जो सी होती है वो डिफरेंट होती है इन दोनों से। स्टोरी में है दी वांटेड नाइस थिंग्स, यानी कि वो जो अपने हकूक़ के लिए बोल सकते हैं, दी उस तरह की होती है। तो दी के करेक्टर के लिए जो लाइन स्टोरी में यूज़ की गई हैं वो है, शी वॉज डिटरमेंड टू स्टेयर डाउन एनी डिजास्टर इन हर एफर्ट्स। इस दी के थ्रू अपकमिंग जो अफ्रीकन क्लास राइज हो रही थी वो भी दिखाई गई है कि वो अपने हकूक़ को लेना सीख रही थी। दे वर गेटिंग अवेयरनेस। और फिर बताते हैं कि दी एजुकेशन हासिल करती है। वो एजुकेशन कैसे हासिल करती है, लोकल चर्च और वो और सोसाइटी मिलकर कुछ फंड्स वगैरह जमा करते हैं और वो दी को एजुकेशन के लिए स्कूल भेज देते हैं। जबकि मिसेस जॉनसन बताती हैं कि वो खुद इतनी तालीम हासिल नहीं कर सकी क्योंकि स्टार्ट में अफ्रीकन क्लास के लिए कोई एजुकेशन हासिल करने के लिए सोर्सेज नहीं थे।
तो जो इसके लिए कहा गया है, मिसेस जॉनसन ने खुद के लिए कहा है, आई नेवर हैड एन एजुकेशन माई सेल्फ। ये आपको कोटेशन साथ से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फिर आगे ये बताया गया है, मैगी जो सी है वो पढ़ सकती थी कि मैगी कैन रीड, लेकिन जो सी उसकी आई साइट थी वो पुअर थी और वो अपनी मदर के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्लेवर भी नहीं थी। और फिर मिसेस जॉनसन बताती हैं कि जो इनका पिछला घर था वो जल चुका था और फिर उसमें मैगी के फेस पर कुछ स्कार्स बन गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करती थी, क्योंकि होता है ना ऐसे कुछ चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देती हैं। तो ऐसे ही मैगी के साथ हुआ था कि जिसकी वजह से इसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। और फिर मिसेस जॉनसन बताती हैं कि जो इनका पिछला घर था, दी को वो घर पसंद नहीं था और दी ने उस घर को कभी विजिट भी नहीं किया था अपनी मदर और सिस्टर के पास। फिर जब वो नए घर में आ गए थे तो वो अपनी मदर और सिस्टर के पास उस नए घर में अभी तक उसने विजिट नहीं किया था। और लेकिन उसने कहा था कि जब वो इस नए घर में आएगी तो वो अपने दोस्तों के साथ नहीं आएगी। तो इस चीज़ से ये तासुर दिया जाता है कि वो जो उसकी फैमिली के तौर तरीके थे वो उनसे अशेम्ड थी। शी वॉज अशेम्ड ऑफ देयर लिविंग स्टाइल, शी वॉज अशेम्ड ऑफ वेयर हर फैमिली लिव्स। और जो सी मैगी है उसके लिए ये भी कहा है कि शी नाउज शी इज़ नॉट ब्राइट। दी जो सी है वो उसी कलर में थोड़ी लाइट थी, तो ये चीज़ जो सी वो डार्क कलर है वो उसके कॉन्फिडेंस को मज़ीद ख़त्म कर रहा था। वही सोसाइटी के अंदर ये नोशंस थे कि जो से ब्लैक हैं वो तो इन्फीरियर तबके के हैं। तो इस तरह इस फैमिली के ज़रिए वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उनको दिखाया गया है। फिर मिसेस जॉनसन जो दी का फर्स्ट विजिट होता है इनके नए घर में उसको डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ पर दी जॉन सी है वो अपने नए पार्टनर के साथ आती है जो कि एक शॉर्ट और स्टॉकी मसली मैन होता है। स्टॉकी मतलब कि छोटे कद का होना, फिजिकली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर वो जब आता है तो वो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो जिसकी वजह से मिसेस जॉनसन को लगता है कि शायद वो अपना नाम बता रहा है अस्सलाम वालेकुम, तो वो बार बार उनको अस्सलाम वालेकुम ही कहती हैं। फिर वो बाद में उनको बता देता है मिसेस जॉनसन को कि उनको हकीमा बार बार कहें। ये बात में अपनी मदर को बताती हैं कि अब वो उनको दी ना कहें बल्कि वो अपने आप को वंगैरो ली वेनिका केमांजो कहलवाना प्रेफर करेंगी। कहती हैं, नोट दी वंगैरो ली वेनिका केमांजो, शी इज डेड। कि जो उनसी दी थी वो डेड हो चुकी है, अब वो अब नए नाम के साथ आ रही है। फिर वो रीज़न भी आगे एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों उसने अपना ये नाम चेंज कर दिया। वो कहती है कि वो अपने आप को उस नाम से कहलवाना कभी भी पसंद नहीं करेगी कि जो वाइट ओप्रेसर्स जो इनके थे उन्होंने इसका नाम रखा, इसलिए वो अपना नाम चेंज करिए। इसके थ्रू वो अपनी इंक्लिनेशन अफ्रीकन हेरिटेज के साथ शो कर रही है। जो लाइन्स हैं इसके लिए वो ये हैं, आई कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर बीइंग नेम्ड आफ्टर द पीपल हु ओप्रेस मी। लेकिन उसकी मदर उसको बताती हैं कि उसका नाम उसकी आंट डिसी थी उसने रखा। लेकिन फिर दी उनसे पूछती है कि उनका नाम उनके बाद किसने रखा, उनका नाम किसने रखा। तो इनके कहती है कि कहते कहते ये बात पिछली नस्लों तक तो जिन्होंने रखा है वो वाइट ओप्रेसर्स ही थे। तो जो लाइन्स हैं वो ये हैं, दैट्स अबाउट एज फार बैक एज आई कैन ट्रेस इट, आई सेड थाउ इन फैक्ट आई प्रोबेबली कुड हैव कैरिड इट बैक बियॉन्ड द सिविल वार थ्रू द ब्रांचेस। तो सिविल वार को भी जो उस टाइम के दौरान में लिखा गया है तो उसके बैक फ्लैशेस भी इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। अब दी यानी कि वंगैरो जो सी है वो इस घर में जो सी चीज़ें हैं उनको एग्जामिन करना शुरू कर देती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर से बिलोंग करती थी। इनका नाम भी दी था, जिनमें क्विल्स, चंट और बटर डिश ये चीज़ें थी। तो वो कहती है कि वो इन चीज़ों को ऐसे आर्टिस्टिकली पोर्ट्रे करेगी ताकि लिंक शो हो अफ्रीकन कल्चर के साथ, यानी कि इस चीज़ के थ्रू वो अपनी लव को शो कर रही है अपनी एंसेस्टर्स के लिए। फिर जब वो क्विल्स लेती है तो उसकी मदर उसे कहती है कि ये क्विल्स उसने मैगी को देने का वादा किया था जब वो जॉन थॉमस के साथ शादी होगी उसकी। और वो उसकी मदर उसे कहती है कि वो कुछ और देख ले। तो वो कहती है कि नहीं ये वाले नहीं, क्योंकि इसके जो से कॉर्नर्स हैं वो मशीन के साथ उनके बॉर्डर्स बनाए गए हैं और वो यही वाले लेगी क्योंकि ये उसके ग्रैंड मदर के साथ बिलोंग करते हैं। फिर जो इनसे इसके लिए लाइंस लिखी गई हैं वो ये हैं, दीज आर ऑल पीसेस ऑफ ड्रेसेस ग्रैंड मा यूज टू वेयर। लेकिन मिसेस जॉनसन उसे बताती है कि ये चीज़ें उसने मैगी को देने का वादा किया हुआ था जब उसकी जॉन थॉमस के साथ शादी होगी। लाइंस हैं, आई प्रोमिस टू गिव देम क्वेल्स टू मैगी फॉर व्हेन शी मैरिज जॉन थॉमस। लेकिन दी रिस्पॉन्ड करती है कि जो उसकी सिस्टर बैकवर्ड है वो ये चीज़ें एवरीडे यूज़ के लिए रख लेगी और वो इनके रैग्स बना लेगी चंद ही सालों में। रैग्स मतलब कि जो पुराने कपड़े नहीं हो जाते, जो इसके लिए प्रॉपर एक टर्म है, चेथरे इनको कहा जाता है। और वो कहती है कि मैगीज ब्रेन इज लाइक एन एलिफेंट। ये स्टोरी में प्रॉपर एक लाइन लिखी हुई है उसके लिए। और जो ये अभी मैंने लाइन बोली है इनके लिए लिखा है, मैगी कैन नॉट अप्रिशिएट दीज स्क्वेयर्स, शी सेड शी वुड प्रोबेबली बी बैकवर्ड इनफ टू पुट देम टू एवरीडे यूज। फिर इन सारी कन्वर्सेशन के बाद मैगी जो सी होती है वो खुद ही कह देती है कि ये जो सी क्वेल्स हैं वो उसकी ओल्डर सिस्टर को दे दी जाएं।
जब दी लेने के लिए खुद ही आगे बढ़ती है, लेकिन मिसिस जॉनसन होती है वो सडनली वो ये जॉन सी क्विल्स हैं वो उसे स्नैच कर लेती हैं, इनके छीन लेती हैं। तो यहाँ पर एपिफेनी दिखाई गई है कि अचानक एक इंस्पिरेशन आती है और वो उसी चीज़ें छीन लेती है कि नहीं ये तो मैं मैगी को ही दूंगी, और वो मैगी को अपनी क्लोज कर लेती है और इस तरीके से वो दी को ये चीज़ें देने से रिफ्यूज कर देती है, इनकार कर देती है और उसे कहती है कि वो इसकी बजाय कोई और क्विल्ट ले ले। लेकिन दी कहती है कि नहीं यही वाले मुझे चाहिए। वो ये कहती है बट दे आर प्राइसलेस, लेकिन उसको वो नहीं देती। तो कि जो हेरिटेज है वो एवरीडे यूज के लिए है, ना कि उसको एक शो पीस की तरह सजा कर रखने की। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग अपनी जहेज की चीजें संभाल संभाल कर रखते हैं कि बड़े बड़ी एक चीज खराब हो जाती है वो ऐसे खराब हो जाए, लेकिन वो उसको यूज में नहीं लाते लोग। तो फिर जो दी होती है वो हकीम बार्बर के साथ चली जाती है अपनी मदर और मैगी को कहते हुए कि वो हेरिटेज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। तो इसके जो लाइंस लिखी हैं वो ये है, यू जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड योर हेरिटेज। और फिर जो सी दी है वो मैगी को ये भी कहती है कि वो कुछ खुद से भी करे बजाय इसके कि वो घर में मदर के साथ रहे। और फिर उसके जाने के बाद मैगी और जो सी उसकी मदर होती हैं वो घर के बाहर रहती हैं यहाँ तक कि घर के अंदर जाने का टाइम हो जाता है, यानी कि सोने का बिस्तर पर जाने का, और फिर तब तक बाहर ही रहती हैं। तो यहाँ पर स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अब हम इस स्टोरी के थीम्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेन थीम है वो है हेरिटेज। हेरिटेज हमने देख लिया कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हेरिटेज के थीम को ही इसमें पोर्ट्रे किया गया है कि हेरिटेज के रिगार्डिंग क्या व्यूज रहे हैं राइटर के। मैगी को क्विल्ट देकर भी ये साबित कर दिया रियल हेरिटेज वही है विच वी लिव एवरी डे। और फिर इसमें आइडेंटिटी का थीम आ जाता है कि कैसे ब्लैक पीपल अपनी आइडेंटिटी के लिए सर्च करते हैं। दी जोन्स है वो अपना नाम चेंज कर देती है ताकि वो अपने अपीयरेंस अपने नेम के साथ अपने एंसेस्टर्स के साथ रिकनेक्ट हो सके। इसके जरिए स्ट्रगल भी दिखाई गई है कि वो कैसे स्लेवरी और वाइट पीपल के ऑपरेशन के बाद कैसे वो इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जनरेशनल कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि ओल्डर जनरेशन के व्यूज़ क्या हैं, प्रैक्टिकल ट्रेडिशंस को वो कैसे वैल्यूज़ देते हैं और यंगर जनरेशन कैसे उनको वैल्यू देती है। फिर एजुकेशन एंड क्लास डिफरेंस का थीम आ जाता है। नेक्स्ट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी आ जाता है कि दी जोन्सी हैं वो इसके ज़रिए अपने कल्चर को प्राउड करता हुआ दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअली वही हैं जो अपने कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जो कि वो लास्ट में अपनी मदर के लिए कहती हैं। मैगी जोन्सी है वो सिंपल दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि जैसे वो इनफ क्लेवर नहीं है, लेकिन असल में वही अपने हेरिटेज को अच्छे से समझ पा रही होती है। तो जो स्टोरी है वो रियलिटी में डिफरेंट है अपीयरेंस से। और फिर नेक्स्ट जो थीम है वो सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। दी अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर देती है। मामा को एंड में कैसे वो सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है कि वो कॉन्फिडेंटली मैगी के लिए वो क्विल्ट्स ले लेती हैं दी से, कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझना स्टार्ट करती हैं। अब हम इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अराउंड हमारी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है दैट इज हेरिटेज समथिंग वी लिव एवरीडे और डिस्प्ले। According to Everyday Use by Alice Walker, heritage is something we live every day, not something we display for appearance. इसी को हमने 12 एनालिसिस में डिस्कस किया है। उनके अकॉर्डिंग हेरिटेज वो है जिसको हम साथ लेकर चलते हैं, जो हमारे रहने सहने के तरीकों से जाहिर होता है कि ये हमारी हेरिटेज है, ना कि जस्ट उसको शो ऑफ करने से। In the story, Dee believes heritage should be preserved as art. She wants to hang the quilts on the wall and treat them as cultural objects. ठीक है कि वो इनको प्रिजर्व फॉर्म में रखना चाहती है। शी ऑल्सो चेंजेस हर नेम टू शो प्राइड इन हर अफ्रीकन रूट्स। फॉर दी हेरिटेज इज अबाउट सिंबल स्टाइल एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशन। इन्हीं के थ्रू बताती है कि मुझे अपने कल्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा एसोसिएशन है। Our Mama and Maggie understands heritage differently. They value the quilts because they were made by their grandmother and carry family memories. वैसे ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए मैगी knows how to quilt herself, which means she can continue the tradition. तो उसी को तो अपने उस कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए कंटिन्यू करने के लिए वो ये काम सीख भी जाती है। फॉर देम हेरिटेज इज प्रैक्टिकल एंड अलाइव. It is used, remembered, and passed on through daily life. Through the conflict over quilts, Walker clearly suggests that the heritage is not about showing pride in a dramatic way, but about quietly living the traditions of one's ancestors. ठीक है, तो इस पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में बता दिया है। To conclude this point, the story argues that real heritage is not something to show off, it is something to practice and preserve through everyday actions. उम्मीद है कि आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी होगी। But still, if there is something ambiguous for you, you can ask freely in comment. I will try my best to make it comprehensive for you. लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।